दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। उत्तर प्रदेश शासन के पास सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जो प्रपोजल भेजा गया था उसे मंजूरी मिल चुकी है। 9 सितंबर 2024 को शासन में विशेष सचिव के द्वारा पीएनपी कार्यालय और एससीईआरटी को पत्र लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ इस बार एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो अगर आप भी प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, सारे मुद्दों पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिनांक 12 सितंबर 2024 को पीएनपी कार्यालय के द्वारा इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दिनांक 18 सितंबर 2024 के दोपहर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 9 अक्टूबर 2024 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 10 अक्टूबर को जो आवेदन शुल्क है वो जमा करने की अंतिम तिथि होगी। 12 अक्टूबर को आवेदन पूर्ण करके प्रिंट करने की अंतिम तिथि होगी। 16 अक्टूबर को मेरिट के आधार पर स्टेट का रैंक जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से 17 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक पहला जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में लखनऊ एनआईसी के द्वारा आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण ये चलेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2024 तक काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत जो भी आवंटित संस्थान है उसमें अभ्यर्थी द्वारा जांच कराकर प्रवेश लेने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है। उसके बाद से 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक काउंसलिंग की दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और 10 दिसंबर 2024 से जो द्वितीय चरण में आवंटित संस्थान है उनमें अभिलेखों की जांच और ये सभी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 12 दिसंबर 2024 से इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित तौर पर काफ़ी लेट हो चुका है सेशन, दिसंबर में जाकर के इनका प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, लेकिन लंबे वक्त से जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है कि आप प्रवेश ले सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना रखा गया है जब आप अपना ऑनलाइन फ़ी सबमिट करेंगे तो फॉर्म भरेंगे तो अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो शुल्क है वो 700 रुपये फॉर्म का है, 500 रुपये एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और अगर आप विकलांग कोटे से आते हैं तो 200 रुपये आपके लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद से बात कर लेते हैं कि पूरा फीस स्ट्रक्चर क्या है जब आप इसमें प्रवेश लेते हैं। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के स्कूल होते हैं। एक तो सरकारी विद्यालय। अगर आपको सरकारी विद्यालय मिल जाता है तो उस कंडीशन में जो आपकी सालाना फीस होगी डीएलएड के प्रशिक्षण का साल भर का वो 10,200 होगा, और अगर आप छात्रावास की सुविधा लेते हैं यानी हॉस्टल की तो 24 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है। यानी कि अगर आप डाइट मिल जाता है जिसे सरकारी संस्थान बोलते हैं तो 10,200 एक साल का, और दोनों साल का मिला करके 20,400 में आपका पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं उसका शुल्क नहीं जुड़ा होता है, उसका शुल्क अलग से लिया जाता है जो कि 600 से 700 के करीब होता है। ठीक है। प्रत्येक सेमेस्टर का अलग से आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद से अगर बात कर लें कि अगर आपको सरकारी संस्थान नहीं मिल पाता और प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष जो होगा वो 41,000 रुपया होगा। यानी प्राइवेट संस्थानों में 41,000 रुपया आपसे 1 साल का लिया जाएगा। प्राइवेट संस्थानों में बहुत ज़्यादा अवैध वसूली किया जाता है। इसके संबंध में इस शासनादेश में ही साफ शब्दों में लिखा गया है। तीसरे नंबर पॉइंट में, निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी संबद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर कोई भी निजी संस्थान, प्राइवेट संस्थान अगर आपसे 1 रुपया भी अधिक चार्ज लेता है तो आप इसकी शिकायत डाइट पर कर सकते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। इस बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान होते हैं बहुत ज़्यादा ही फीस आपसे वसूलते हैं। फालतू चीज़ों के लिए भी हमेशा आपसे फीस की डिमांड की जाती है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये पूरा प्रक्रिया क्या रहने वाला है। इससे पहले बात करेंगे, आप स्क्रीन पर देख लीजिए इसमें बदलाव क्या होगा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्या होता था कि डीएलएड में
उत्तर प्रदेश से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी होते थे वहीं डीएलएड में प्रवेश ले पाते थे, लेकिन इस बार बदलाव करके अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी कि अब कोई भी शर्त नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, मतलब कि काउंसलिंग में पहले उनको सीट लॉक करने का मौका दिया जाएगा। अगर उनसे सीटें नहीं भर पाती हैं तब जाकर के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। हालांकि पिछले वर्षों का अगर आप डीएलएड में प्रवेश का रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जो निजी डीएलएड्स के संस्थान होते हैं उनकी सीटें नहीं भर पाती थी। इस वजह से उन्होंने शासन पर दबाव बनाया कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करिए ताकि कैंडिडेट की संख्या बढ़ पाए और हमारी सीटें भर जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के वर्षों में अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल मांगा जाता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन डोमिसाइल अभी भी आपको देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, और अगर उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो बाद में आपको मौका मिलेगा अगर उत्तर प्रदेश से सीटें नहीं भर पाती हैं तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए, आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी जो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली है उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। जैसे मान लीजिए आपकी हाई स्कूल में 60% मार्क्स है, इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स है और ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स है, तो तीनों हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के तीनों प्रतिशत को आप जोड़ दीजिए, यानी 60 + 60 + 60 टोटल आपका जो मेरिट बन गया वो 180 गुणांक का बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जो आप आवेदन करेंगे उस आवेदन में जो आप डिटेल भरेंगे उसके ही हिसाब से ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो एज लिमिट रखी गई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई 2024 थ्रेशोल्ड डेट के अनुसार आपकी जो आयु है कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आयु सीमा में आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको छूट दी गई है। इसके बाद से अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी गई है, यानी आप 50 वर्ष तक अगर आपकी एज है लेकिन भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। निवास की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और वही सब बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताया कि प्राथमिकता इनको दी जाएगी। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड पैरा देखिएगा, डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्थान का विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब कि आवेदन तो आप जब से स्टार्ट हो रहा है तभी से करेंगे, पहले काउंसलिंग के बाद सीटें बच जाती हैं तब सेकंड काउंसलिंग में अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए, तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं और विकलांग हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो 50% का जो क्राइटेरिया रखा गया उसमें 5% का छूट दिया जाएगा। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% अंक भी है और ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं या फिर विकलांग है तो 45%, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनका नंबर नहीं होता है। जैसे किसी का हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम है, किसी का ग्रेजुएशन में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उनके लिए यहाँ पर बातें मेंशन की गई। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो तो ऐसे संबंधित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तद अनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वहीं आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्ट करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट समतुल्य परीक्षा प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र अभिलेखीय जांच के समय
साथ लाना होगा। जैसे अगर आप देखें आईसीएसई बोर्ड में जो रिजल्ट होता है उसके पीछे ही ग्रेडिंग सिस्टम या फिर जो भी रिजल्ट जारी होता है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें रिजल्ट के पीछे ही जानकारी दी जाती है या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी जाती है कि कैसे आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस परसेंट में आपको कन्वर्ट करना है और उसके हिसाब से जो मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको डिसाइड करना है। जैसे अगर आप हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट होते हैं यूपी बोर्ड में, इंटरमीडिएट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डिसाइड करना है। जैसे 5 सब्जेक्ट हो रहा है तो 500 नंबर आप मैक्सिमम मार्क्स रखेंगे और जितना परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से 500 का उतना परसेंट निकालेंगे तो वो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स हो जाएगा। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट पर मेंशन होगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो तिथियों के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पर बात कर लें कि देखिए आपका अगर फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आपका गलती हो गया तो आप गलती ही फॉर्म के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि एक बार जब आपने आवेदन कर दिया तो भविष्य में आपकी जितनी भी डीएलएड के प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट और इशू किए जाएंगे पीएनपी के द्वारा, वो जब आप आवेदन किए रहेंगे उसी के डिटेल के हिसाब से किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपका कुछ गलत हुआ है तो वो आपके मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट पर भी आगे जाकर के ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो इनसे बचने के लिए यहाँ पर सुविधा ये दी गई है कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि या फिर विसंगति हो गया है तो आप उसे करेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोबारा आवेदन करने की दशा में जो अंतिम आवेदन होगा वही स्वीकार किया जाएगा और उससे पहले के जितने भी आवेदन होंगे वह स्वतः ही यहाँ पर निरस्त मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी चयन प्रक्रिया होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा काउंसलिंग के बाद से, तो आपको यहाँ पर जो अलॉटमेंट फ़ीस होता है उसके तौर पर 500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और यहाँ पर 10,000 रुपया भी निर्धारित किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कन्फर्मेशन फ़ीस है उसके लिए 10,000 और जो अलॉटमेंट लेटर है उसके लिए 5,000 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल धनराशि 10,000 अलॉटमेंट फीस और 5,000 एवं कन्फर्मेशन फीस 5,000 का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क के अनुसार कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर आप निजी यानी प्राइवेट संस्थान आपको मिल रहा है और 10,000 आपने पहले ही पेमेंट कर दिया है क्योंकि सीट आपको अलॉट होने के बाद से कन्फर्म करने के लिए, तो वो 10,000 जब आप टोटल स्कूल कॉलेज में जाकर के फीस जमा करेंगे 41,000 उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, यानी उस समय आपको केवल 31,000 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग डाइट की बात करें तो वहाँ पर 10,200 रुपया फीस है, तो 10,000 तो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। तो अब जब आप प्रवेश लेने जाएंगे वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने समय तो फीस आपको मात्र 200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो आप स्टार्टिंग में पेमेंट करेंगे वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी एक तरीके से चयन प्रक्रिया रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी डीएलएड में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं या फिर आपके जानने वाले इच्छुक हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद से हो सकता है शासन आवेदन की तिथि ना बढ़ाए। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। और ये एक अच्छी बात उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट काफ़ी लेट हो जाता था। पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट ना होने पाने की कंडीशन में वो आवेदन नहीं कर पाते थे। अब ग्रेजुएशन में जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके सभी का रिजल्ट घोषित ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मौका है कि आप सभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।